बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की यात्रा पर गए। ये 5वीं बार था जब पीएम मोदी यूएई के दौरे पर गए। ये कितनी बड़ी बात है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि जब मोदी पहली बार 2015 में यूएई गए, तब 34 साल बाद ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। पिछले 9 साल में पीएम मोदी की 5 यूएई यात्रा के चलते दोनों देशों की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। यूएई पश्चिम एशिया में भारत का एक अहम कूटनीतिक पार्टनर बन गया है। पिछले साल ही भारत ने यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया था। यूएई में इस समय करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं, जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। भारत और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती का ही असर है कि अबू धाबी ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर में यूएई बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इससे पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के बार बार यूएई जाने और दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती करीबी से पाकिस्तान और यूएई के बीच दूरियां बढ़ी हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब एक बड़ा मुस्लिम देश होने के चलते पाकिस्तान के साथ यूएई के संबंध अच्छे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यूएई पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो देने लगा है? पाकिस्तान को नजरअंदाज करने के पीछे क्या वजह है? क्या भारत फायदे की स्थिति में है? तो एक एक करके हम सभी सवालों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों को समझ लेते हैं। एक तरफ जहां यूएई मुस्लिम दुनिया का एक ताकतवर देश माना जाता है, वहीं इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम सहयोग संगठन का एक ताकतवर सदस्य भी है। यही वजह है कि यूएई और पाकिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती रही है। पाकिस्तान को इस दोस्ती का फायदा भी मिलता रहा है। लाखों पाकिस्तानी नागरिक यूएई समेत मध्य पूर्व के कई देशों में काम करते हैं और करोड़ों रुपए रेमिटेंस के तौर पर अपने देश भेजते हैं। अभी जब पाकिस्तान बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तब उसे कई मोर्चों पर वित्तीय मदद की जरूरत है। उसे जहां सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिली है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। इनके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से भी 1 अरब डॉलर की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन हालिया सालों में दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है। और इस तल्खी की एक वजह तो ये है कि बीते सालों में पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम सहयोगियों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का विकल्प तलाशना शुरू किया। विकल्प के रूप में उसने कतर और तुर्की को चुना और इसका नतीजा 2020 में देखने को मिला, जब नवंबर माह में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान समेत 12 देशों के यात्रियों को वीजा देने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। इसके पीछे वजह थी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने एक शांति समझौता किया। इजराइल अरब दुश्मनी और लंबे अरसे तक रही तल्खी के बाद ये पहला मौका था जब खाड़ी के अरब देशों के साथ इजराइल का कोई राजनयिक संबंध बना हो। यूएई और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त अरब अमीरात की आलोचना कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि वो इजराइल को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक कि फिलिस्तीनियों की समस्या को न्यायिक रूप से हल नहीं किया जाता है। और यहीं से पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई। लेकिन हालिया सालों में यूएई और पाकिस्तान के बीच दूरियों की वजह भारत भी रहा है। दरअसल कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अनबन हो चुकी है। कश्मीर मामले पर इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस रखने की मांग की, जिसे संयुक्त अरब अमीरात ने ठुकरा दिया। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर ब्लैक डे मनाने का भी प्रस्ताव दिया, जिसे यूएई ने मानने से इनकार कर दिया। साल 2019 में यूएई ने पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए भारत को इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में आमंत्रित किया था। यूएई ने अगस्त 2019 में कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को बदलने के भारत के फैसले की आलोचना नहीं की। दूसरी तरफ उसने अपने व्यापारियों को कश्मीर में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जाहिर है ये बातें पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगेंगी। इससे इतर यूएई में जो 35 लाख भारतीय काम करते हैं, वो वहाँ की कुल आबादी के 30% हैं। यानी यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये भारतीय यूएई के विकास में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। अतीत में खाड़ी के साथ पाकिस्तान के संबंध भारत की तुलना में बड़े थे, लेकिन आज संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ
भारत की बढ़ती भागीदारी पाकिस्तान को मुश्किल में डालती है। यूएई और सऊदी के साथ के चलते भारत को दक्षिण एशिया के इलाके में एक राजनीतिक बढ़त हासिल हुई है। पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों के कारण वो कश्मीर मुद्दे पर नरम भी पड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से भी भारत फायदे में है। भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज में सऊदी अरब अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है और इसके अलावा और भी कई कंपनियों में सऊदी की कंपनियां निवेश कर रही हैं। इसे अप्रत्यक्ष तौर पर चीन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का करीबी मित्र है और चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति चीन के लिए चिंताजनक है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर वो भू राजनीति के प्रति अपने पारंपरिक जुनून को त्याग कर भू अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यूएई भी यही चाहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान सभी गिले शिकवे भुलाकर भारत के साथ समझौता कर विकास की राह पर अग्रसर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवार विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इंडोनेशिया ने भी अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसके लिए इंडोनेशिया सरकार ने हाल ही में तुर्की एरोस्पेस से $300 मिलियन के 12 ड्रोन की खरीद पर समझौता किया है। इस खरीद का मकसद इंडोनेशिया के सैन्य रक्षा उपकरणों की विविधता, मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके कुछ महीने पहले ही इंडोनेशिया ने 1 दर्जन उन्नत मिराज 2005 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए $805 मिलियन का एक और सौदा किया था। इसका इस्तेमाल कतर की वायुसेना द्वारा भी किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके पहले साल 2022 में इंडोनेशिया ने डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान की 42 इकाइयां खरीदने के लिए भी समझौता किया था। जापानी विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा ने हाल ही में 6 देशों का दौरा किया है। इन देशों में भारत, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा और इथियोपिया शामिल हैं। अपनी इस यात्रा से उन्होंने एशिया और अफ्रीका के उभरते देशों के साथ जापान के मजबूत रिश्ते और आर्थिक सहयोग का संदेश दिया। एशिया के दौरे से जापान ने एक बार फिर हिंद प्रशांत सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। इस दौरान आर्थिक रूप से अस्थिर श्रीलंका में जापान ने ऋण समस्याओं पर चर्चा कर सहयोग का वादा किया। साथ ही श्रीलंका और मालदीव में अवसंरचना निर्माण में जापानी सहयोग का भी आश्वासन दिया। वहीं अफ्रीका दौरे के दौरान जापानी विदेश मंत्री हयाशी ने युगांडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया। ऐसा करके जापान ने रूस के सहयोगियों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया है। दरअसल ये दोनों देश रूस के सहयोगी माने जाते हैं। हाल ही में फिलीपींस सीनेट ने चीन की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। इस प्रस्ताव में फिलीपींस ने अपने देश के मछुआरों के निरंतर उत्पीड़न और दक्षिण चीन सागर में फिलिपीनी क्षेत्र में घुसपैठ के लिए चीन की निंदा की है। साथ ही इसमें चीन के साथ बातचीत के माध्यम से देश के संप्रभु अधिकारों को जोर देने और सुरक्षित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया है। वहीं इसमें सफलता नहीं मिलने पर विदेश विभाग द्वारा नए रास्ते अपनाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसे चीन द्वारा फिलीपींस के पक्ष में 2016 के मध्यस्थ फैसले के उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना, फैसले के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय समर्थन जुटाने का प्रयास करना और चीनी आक्रामकता का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दाखिल करना। गौरतलब है कि ये सारा विवाद चीन के 9 डैश लाइन तक दावा करने से उपजा है, जो फिलीपींस के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। क्या पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों में आई दरार की वजह भारत है? परीक्षण कीजिए।